Good morning, everyone. My name is Renu Jakhad. I am a student of BSc Chemistry Honours final year. Today, I am here to give a presentation on the topic energy production in living organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ब्रीदिंग, मूवमेंट एट्सेट्रा। इन सभी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो उस टाइम पे हमें एनर्जी मिलती है। और जो ये फूड है, ये ह्यूमन बॉडी इस तरीके से फंक्शनिंग नहीं करती कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सके। जबकि जो प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और हम उन प्लांट्स का इंटेक करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स से ही हमें एनर्जी मिलती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो एनर्जी है, हमने कोई भी फूड लिया तो हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिल जाती। ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है जो कि सिंगल स्टेप के अंदर हो जाए, जबकि ये एक बहुत स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू होते हैं एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर। अभी हम देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन का रेट काफ़ी फास्ट कर देते हैं अंडर माइल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम कह सकते हैं कि जैसे जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, उसी तरीके से कैटलिस्ट का ही काम जो चीज़ बॉडी के अंदर करती है उसे हम कह देते हैं एंजाइम्स। अभी हम देखते हैं नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स दो तरह के हो सकते हैं। एंजाइम्स कैन बी सिंपल प्रोटीन्स जो कि बने हों अल्फा अमीनो एसिड से डायरेक्टली, और दूसरे हो सकते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स, जहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ एसोसिएट होता है। जो यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट हमने बोला है उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये दो तरीका का हो सकता है, या तो कोफैक्टर या फिर को एंजाइम। जो कोफैक्टर होता है वो क्या होता है कि कोई भी एक मेटल आयन होता है वो एसोसिएट होता है प्रोटीन ग्रुप के साथ। जो यहाँ पे मेटल आयन होगा वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा और वो एसोसिएट होगा एंजाइम के साथ जो कि एक प्रोटीन पार्ट है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं आयरन इन हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो हीम पार्ट है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। अभी हम दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है को एंजाइम। को एंजाइम क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन पार्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, और जो प्रोटीन है वो यहाँ पे क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि कोई भी इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव बनाने की मदद बनाने में हेल्प करते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं NAD, NADH, FMN एट्सेट्रा। ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है एंजाइम की। एक तो यही है कि इसकी प्रॉपर्टी ये है किसी भी रेट कोई भी रिएक्शन का रेट होता है उसे काफ़ी फास्ट कर देता है। दूसरा, ये नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि इस रिएक्शन के लिए ये ही एंजाइम काम करेगा। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं, जैसे कि 37 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ये काम करते हैं। हम देखते हैं कि कभी हमें फीवर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें भूख वगैरह लगनी कम हो जाती है या बंद सी हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाता है, और टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से जो एंजाइम्स है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, और वो वर्क नहीं कर पाते तो वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फूड का डाइजेशन ही नहीं होता तो हमें और ज़्यादा भूख लगती ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कम अमाउंट के अंदर ही अच्छी क्वालिटी में हमें वर्क करके देते हैं। मतलब उस कम अमाउंट का एंजाइम ही बहुत अच्छे से वर्क करने के लिए वो होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 10⁴ से लेकर 10⁶ ग्राम पर मोल, और इनकी डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक का होता है। इनकी जो एंजाइम्स जो वर्क करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो होते हैं ये पीएच डिपेंडेंट होते हैं सभी एंजाइम्स। ये हम कैसे देख सकते हैं? जैसे हम जब फूड लेते हैं तो वो सबसे पहले माउथ में जाता है, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा माउथ होता है वो एक न्यूट्रल मीडियम होता है माउथ के अंदर। जो स्टमक होता है वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, और जो इंटेस्टाइन्स होते हैं हमारे वहाँ पे बेसिक मीडियम होता है। इन हर एक स्पेसिफिक चीज़ पे जब फूड का डाइजेशन होता है तो वहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पीएच डिफरेंट है। तो माउथ के अंदर हम देखते हैं कि पीएच लगभग 6 से 7 की पीएच होती है, और वहाँ पे जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका डाइजेशन हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइरी अमाइलेज एंजाइम।
अब जो स्टमक के अंदर होता है वहाँ पे होता है एसिडिक मीडियम, 3 to 4 pH का वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है। और वहाँ क्या होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, जो कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और जो इंटेस्टाइन्स होते हैं हमारे, वहाँ पे फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइड लाइपेज एंजाइम। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग बॉडी पार्ट में जहाँ पे पीएच डिफरेंट है वहाँ पे एंजाइम भी डिफरेंट है, पीएच के साथ एंजाइम भी चेंज हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी कि एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे एक चीज़ आती है डाइजेशन, हमने बार बार वर्ड यूज़ किया है। डाइजेशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? डाइजेशन क्या होता है, जो भी हम फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी चीज़ हम लेते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, और डायरेक्ट जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसे हम सेल्स के अंदर नहीं बेच सकते जहाँ से हमें वो एनर्जी मिलती है। तो उसके लिए पहले हमें जो नॉन डिफ्यूजिबल फूड होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको हमें सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं डाइजेशन। जो ये हमें एनर्जी जहाँ से मिलती है वो सेल के अंदर ये प्रोसेस चलती है। तो सेल के अंदर क्या होता है कि फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड तो हमें जब उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो वो सेल के अंदर चला जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके थ्रू सेल के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का और हमें एनर्जी मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स हैं ये वर्क किस तरीके से करते हैं, कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉक की मैकेनिज्म। लॉक की मैकेनिज्म क्या होते हैं, इसके नाम से ही हम देखते हैं लॉक एंड की। एक स्पेसिफिक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है कि हाँ इसी शेप और साइज़ की चाबी इस ताले को खोल सकती है, कि मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर हो गया कि दूसरी चाबी से नहीं खोल सकती, जब ये चाबी होगी तो ही इस लॉक के साथ वो लगेगी। उसी तरीके से क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक तरीके के सबस्ट्रेट ही आके बैठते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पे होती है वो होती है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाता है, जो भी रिएक्टिव साइट की शेप होती है एंजाइम की और सबस्ट्रेट की भी जब सेम शेप का सबस्ट्रेट आ जाता है जो पर्टिकुलरली उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, जब उस तरीके का सबस्ट्रेट आ जाता है तो वो उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है तो दूसरा प्रोसेस आता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये कैसे होता है कि जब सबस्ट्रेट उसके ऊपर जाके बैठ चुका है तो जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देते हैं। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी लो करी तो जितने भी जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके बना लेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे। जो तीसरा प्रोसेस यहाँ पे चलता है वो होता है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट अब यहाँ पे बन गया है वो जो एंजाइम की रिएक्टिव साइट थी उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसके साथ उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं है। पहले जब सबस्ट्रेट और एंजाइम था तो उनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन थी, हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिस भी तरीके की इंटरेक्शन थी वहाँ थी। बट प्रोडक्ट के साथ कोई उसके साथ वो नहीं होती है इंटरेक्शन, तो प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज हो जाता है। अभी जो एंजाइम थी, जो रिएक्टिव साइट उसकी थी, वो वापस से बिल्कुल शुरू जैसी बच जाती है। अब कोई और सबस्ट्रेट आएगा जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो फिर से वही प्रोसेस दोहराएगा कि उन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वहाँ से वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। जो एंजाइम है ये लास्ट में बिल्कुल फ्रेश सबस्ट्रेट के लिए दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। अभी यहाँ हम देखें तो ये प्रोसेस सही है और ये अच्छे से यूज़ होती है, लेकिन इसकी जो यूटिलिटी है वो मतलब एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जो सेकंड थ्योरी दी गई थी एंजाइम्स के मैकेनिज्म की थी वो थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसके अंदर क्या था कि कोई एंजाइम है, उसकी रिएक्टिव साइट की कोई शेप है, साइज़ है, और कोई सबस्ट्रेट है उसका सेम शेप एंड साइज़ नहीं है नॉर्मली, लेकिन जैसे जैसे वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के पास आता जाता है तो जो एंजाइम होता है पहले उसकी शेप डिफरेंट थी, बट जैसे ही वो उसके पास आता है सबस्ट्रेट, वो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री शेप को इंड्यूस कर लेता है। ये कोज करता है वो सबस्ट्रेट जो आता है, उस वजह से उसने सेम शेप इंड्यूस कर ली है, तो वो आके आराम से वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के ऊपर बैठ जाएगा। वो बैठ गए, वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन हो गई है। अब सेकंड स्टेप वही आता है फिर से कि एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देते हैं एंजाइम्स, और एक्टिवेशन एनर्जी लो करने की वजह से जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो इजीली आपस में रिएक्ट कर पाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। अब जो प्रोडक्ट बन गया है उसकी फिर से वो अब उसकी शेप को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उनके बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं बचेंगी। इंटरेक्शंस नहीं बचेंगी तो वो वहाँ से निकल जाएगा वो प्रोडक्ट। जैसे ही वो प्रोडक्ट वहाँ से निकला, जो एंजाइम की पहले जो शुरू में शेप थी, एंजाइम फिर से वही शेप ले लेगा, ना कि वो कॉम्प्लीमेंट शेप जो उसने बाद में ली थी।
जो सबसे शुरू में शेप थी वहीं से वो एंजाइम फिर से ले लेगा। अब कोई और सबस्ट्रेट जब उसके पास आएगा तो फिर से उस सबस्ट्रेट की जो कॉम्प्लीमेंट शेप होगी उसको एंजाइम लेगा और फिर से उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट रिलीज़ होगा। मतलब ये ज़्यादा यूज़फुल है ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम यूज़ नहीं हो रहा, अलग अलग सबस्ट्रेट्स के लिए एंजाइम यूज़ हो रहे हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट के अंदर चलती रहती है। तो ये दो हमारे मैकेनिज्म्स थे कि किस तरीके से एंजाइम वर्क करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस जो एंजाइम्स की है, सबसे पहले है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बियर्स और वाइन्स बनती हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में बनती है, वहाँ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर चेंज करते हैं तो उस टाइम पे इन्वर्टेज एंजाइम का यूज़ होता है। और इसी तरीके से जब यूरिया को हम अमीनो एसिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज करते हैं तो यूरियस का हमें ज़रूरत पड़ती है। माल्टोस को जब हम ग्लूकोज के अंदर चेंज करते हैं तो हमें माल्टेस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। जब मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हमें लैक्टोबैसिलस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रियल ये इसके यूजेस थे। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो स्वीट सिरप्स बनाने होते हैं इसके अंदर भी एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। जो चीज़ प्रिपेयर करना होता है हमें उसके अंदर एंजाइम्स की यूटिलिटी होती है। इसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स को बनाने के लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इंसुलिन, पेनिसिलिन। और इसका एक और काफ़ी अच्छा यूज़ है वो ये है कि डिजीज़ को क्योर करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक एंजाइम होता है वो उसका यूज़ क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट हो जाता है कहीं पे, उसे डिसॉल्व करने के लिए वो एंजाइम यूज़ होता है। तो काफ़ी सारी बीमारियों से अगर वो क्लोटिंग ही डिसॉल्व हो गई, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्लोटिंग वहाँ पे है नहीं और ईजिली हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, वो इस चीज़ के लिए काम करता है। मतलब हमारी बॉडी वो डिजीज़ ख़त्म कर देती है और हम बिल्कुल सही हो जाते हैं, जैसे पहले की तरह होते हैं। ये सारे कुछ वो थे, हमने क्या देखे कि एप्लीकेशंस थे कि एंजाइम की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने एक वर्ड पढ़ा था को एंजाइम क्या था? नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ प्रोटीन पार्ट। और प्रोटीन पार्ट क्या था यहाँ पे? एंजाइम था। और इसका वर्क क्या था को एंजाइम का? जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव एंजाइम बनाने के काम आते हैं हमारे को एंजाइम्स। तो को एंजाइम्स यहाँ पे हमारे कितने तरह के होते हैं? फिलहाल हम कोएंजाइम्स क्या होते हैं? विटामिन से बने हुए होते हैं कोएंजाइम्स। मोस्टली विटामिन बी से, B5, B3, B1 इनसे मिले हुए, लेकिन सभी विटामिन से एंजाइम्स नहीं बने हुए होते, कोएंजाइम नहीं बने हुए होते। पहले जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो प्रीकर्सर ऑफ कोएंजाइम की तरह यूज़ होते हैं। जो विटामिन्स हैं वो विटामिन ए, सी, डी, ई, ये जो विटामिन्स है ये कोएंजाइम की तरह यूज़ नहीं होते। सिर्फ जो विटामिन बी होता है वही कोएंजाइम्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सब एग्जांपल्स देखें हम कोएंजाइम्स के, तो पहला जो कोएंजाइम देखते हैं हम वो होता है डिराइव्ड फ्रॉम पेंटाथोनिक एसिड, जो कि विटामिन B5 से बना होता है। दूसरा हो सकता है कि डिराइव्ड फ्रॉम थायमिन, जो कि विटामिन B1 से होता है। तीसरा हो सकता है कि कोएंजाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम नाइसिन, जो कि NAD और NADP होते हैं। और फिर हो सकता है कि कोएंजाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम लाइपोइक एसिड। अब ये सारे जो कोएंजाइम्स के मैंने नाम बताए हम इन्हें 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले है कोएंजाइम ए। जो कोएंजाइम ए है वो बनता है पेंटाथोनिक एसिड से। पेंटाथोनिक एसिड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पेंटोइक एसिड और एक होता है बीटा एलेनिन। और जो पेंटोइक एसिड और जो बीटा एलेनिन है उनके बीच में एक बॉन्डिंग हमें दिखती है, वो होती है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसके बाद हम जो लेते हैं वो होता है सिस्टीन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CH COOH CH2SH। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन प्रोसेस शो की जाती है, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और C डबल बॉन्ड O, और जो ये यहाँ पे OH था और NH2 से जो एक H था वहाँ से लेके वाटर निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में फिर से पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी। और जो हमने NH से नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर जो ये COOH ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमें दिखेगी और CO2 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जो इसके अंदर तीसरा चीज़ यूज़ होती है वो होती है ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पी लिया, उसके ऊपर OH डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर से OP डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O फिर CH2, फिर एक राइबोस रिंग होती है। राइबोस रिंग की जो फर्स्ट और सेकंड नीचे वाली जो पोजीशंस होती है उनके ऊपर OH लगा हुआ होता है
और राइबोस रिंग के साथ एक और ग्रुप अटैच होता है जिसके क्या होती है, एक पेंटोस रिंग होती है जिसके अंदर 2 एन प्रेजेंट होते हैं। उसके साइड में एक और रिंग होती है जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसे, 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है जिसके अंदर 2 एन प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर एक NH2 ग्रुप भी लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी जो सबसे पहले हमने लिया था पेंटोइक एसिड, जहाँ पे था पेंटेथोनिक एसिड का जो ऊपर वाला पार्ट था, वहाँ से OH और जो P के साथ OH प्रेजेंट था वहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन शो होगी और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा और एस्टेरिक लिंकेज वहाँ पे शो होगी। इस तरीके से ये पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है कोएंजाइम ए का। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ये है पेंटोइक एसिड और ये पूरा जो ग्रुप है ये है पेंटाथोनिक ग्रुप और ये है बीटा एलेनिन। इनके बीच में जो यहाँ ये जो लिंकेज दिख रही है इसे हम बोल रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज। और इधर जो ग्रुप प्रेजेंट है ये है सिस्टीन, जहाँ हमने बताया था कि यहाँ से कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर रिलीज हो गया था और यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया था और यहाँ से CO2 की रिलीज हुआ था, डिकार्बोक्सिलेशन हमने देखी थी। और ये जो ग्रुप है ये है ADP, एडिनोसाइन डाइफोस्फेट। यहाँ पे भी हमने दिखाया था कि वाटर रिलीज हुआ था और एस्टेरिक लिंकेज हो गई थी। और ये जो राइबोस रिंग थी यहाँ पे OH और OH प्रेजेंट थी, इसके ऊपर एक ये पेंटा रिंग थी जिसमें 2 N प्रेजेंट है और एक ये वाली रिंग थी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोएंजाइम ए। अब हम देखते हैं कि जो ये कोएंजाइम ए है इसकी यूटिलिटी कहाँ का है। पहले तो जो क्रेब्स साइकिल होती है वहाँ पे पायरुवेट से कोएंजाइम ए के अंदर वो चेंज होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जहाँ पे हमें शो होती है वहाँ कोएंजाइम ए की यूटिलिटी है। दूसरा, क्रेब्स साइकिल के अंदर ही हमने एक स्टेप देखा था जहाँ पे आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड जो बन रहा था उसके आगे की जो रिएक्शन चल रही थी, अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक से आगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा था, वहाँ पे कोएंजाइम ए की यूटिलिटी होती है। इसके बाद हम दूसरा कोएंजाइम देखते हैं, वो है कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम नाइसिन, जो विटामिन B3 से बना हुआ होता है। यहाँ पे नाइसिन से डिराइव होते हैं ये। नाइसिन क्या होता है कि सबसे पहले हम पिरिडिन ले लेते हैं, पिरिडिन के ऊपर एक साइड में C डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ होता है, उसे भी नाइसिन बोल देते हैं। और जहाँ पे OH लगा होता है वहाँ पे NH2 लगा हो तो भी जो निकोटिनामाइड होता है उसे बोल देते हैं, इन्हें हम नाइसिन बोलते हैं। अब इससे डिराइव होता है NAD और NADP जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, सॉरी ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है NAD की वो होती है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP की फुल फॉर्म होती है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड 2 फॉस्फेट। तो सबसे पहले हम NAD जो कोएंजाइम है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर नाइसिन लगा हुआ होता है, उसके नीचे फिर जाके एक राइबोस रिंग होती है जिस पे दोनों पोजीशंस पे OH और OH अल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे जाके हमें मिलता है CH2, फिर O लगा हुआ होता है, फिर वहाँ पे फॉस्फोरिक ग्रुप लग जाता है, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर साइड में जाके O, फिर P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O, ये हो जाता है। फिर से CH2 ग्रुप लगता है, फिर से राइबोस रिंग हमें मिलती है जिसके दोनों पोजीशन अल्टरनेट पोजीशंस पे OH ग्रुप लगा हुआ होता है और उसके जो वो रिंग है उसी के ऊपर एक ग्रुप और लगा होता है जहाँ पे वो पेंटा रिंग थी जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन्स लगे हुए थे और साइड में एक 6 मेंबर रिंग थी जिसमें 2 नाइट्रोजन थे और उसके ऊपर एक NH2 लगा हुआ होता है। अभी हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम देख सकते हैं, ये है NAD की स्ट्रक्चर, जहाँ पे यहाँ जो है ये लगा हुआ है हमारा नाइसिन ग्रुप, फिर यहाँ पे ये राइबोस रिंग आ गई थी, दोनों पोजीशंस पे OH है, फिर ये फॉस्फोरिक ग्रुप लग गया था, फिर इसके बाद CH2, फिर ये राइबोस रिंग, फिर 2 OH आ गए थे, फिर ऊपर ये जो पेंटा रिंग थी एक जिसके अंदर 2 N थे, फिर ये 6 मेंबर्ड रिंग थी, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट थे और एक ऊपर NH2 था। जो NADP होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड 2 फॉस्फेट, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है जैसे कि हमने NAD की स्ट्रक्चर देखी है। उसके अंदर बस चेंज कहाँ आता है, जो ये सेकंड वाली राइबोस रिंग है इसकी जो ये सेकंड पोजीशन होती है यहाँ पे H हट के एक फॉस्फोरिक ग्रुप लग जाता है, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, वो हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है NADP की, जो कि हम अभी देखते हैं।
यहाँ हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है NADP की, और यहाँ देख सकते हैं ये पूरी की पूरी सेम स्ट्रक्चर है जैसा हमने NAD का देखा था, बस ये जो पोजीशन थी राइबोज रिंग की, जो सेकंड पोजीशन थी, इसके ऊपर यहाँ पे चेंज था, ये एक ग्रुप लग गया था। अभी हम देखते हैं कि इसकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ है। जो ये हमने अभी देखा NAD और NADP। जो NAD है एक हमारी प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस नाम से, वहाँ पे जो एक स्टेप में बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उससे जब चेंज होता है 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरेट के अंदर, तो उस टाइम पे NAD का यूटिलाइजेशन होता है और वो NADP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसका और यूज़ कहाँ होता है, क्रेब साइकिल के अंदर भी होता है, जहाँ हम पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है उसको हम कोएंजाइम ए के एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर जब चेंज करते हैं तो वहाँ भी NAD का यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्रेब साइकिल के अंदर ही जो स्टेप आता है कि आइसोसिट्रेट से जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर चेंज किया जाता है, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है NAD का। उसके बाद अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब आगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर भी चेंज किया जाता है तो वहाँ भी NAD का यूटिलाइजेशन होता है। ये सभी प्रोसेसेस थे जहाँ पे हमने देख लिया कि NAD और NADP कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इससे जो नेक्स्ट वाला कोएंजाइम हम देखते हैं वो है डिराइव्ड फ्रॉम लाइपोइक एसिड। लाइपोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक 5 मेंबर रिंग होती है जिसके अंदर 2 सल्फर लगे हुए होते हैं, और उन सल्फर से जो अल्टरनेट पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन होती है वहाँ से रिंग लगती है इस तरीके से, और NH ग्रुप वहाँ पे जाके लग जाता है जब एंजाइम बनाते हैं कोएंजाइम E। अगर वहाँ खाली लाइपोइक एसिड देखें तो वहाँ जाके OH ग्रुप लगेगा और इधर डबल बॉन्ड OH के साइड में ही डबल बॉन्ड O लगता है। और जब लाइपोइक एसिड से जब हम कोएंजाइम बना देते हैं तो एक लाइसिन नाम का एंजाइम होता है, वो उसके साथ जाके जुड़ जाता है और जहाँ पे OH था उस पोजीशन पे NH आ जाता है। तो जो ये वाला कोएंजाइम होता है इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है लाइपोइक एसिड का, और ये जो साइड नीचे जो स्ट्रक्चर है ये है डिराइव्ड कोएंजाइम फ्रॉम लाइपोइक एसिड, जिसके अंदर ये लाइसिन नाम का जो है एंजाइम जुड़ा हुआ होता है। अभी जो ये लाइपोइक एसिड होता है इसमें क्या होता है, जो लाइपोअमाइड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये एसाइल कैरियर का काम करता है इन द क्रेब्स साइकिल। और जो ये कोई विटामिन नहीं है, लेकिन क्या है कि ये बॉडी के अंदर अपने आप वो बनाया जा सकता है, बॉडी के अंदर अपने आप प्रिपेयर किया जा सकता है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा 5th कोएंजाइम है वो है कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम थायमिन। थायमिन से जो कोएंजाइम डिराइव होता है जो कि विटामिन B1 से होता है वो होता है TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। इसके अंदर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है थायमिन और दूसरा होता है पायरोफॉस्फेट। तो जो थायमिन होता है उसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं, एक तो होता है थायजोल, एक थायजोल रिंग होती है, और दूसरी उसके अंदर होती है अमीनो पिरिमिडिन रिंग। और ये जो दोनों रिंग होती हैं ये पूरा मिलके बना देती हैं थायमिन, और इसके साथ इंटरेक्शन होती है पायरोफॉस्फेट की, जो कि ग्रुप होता है P डबल बॉन्ड O OH O नेगेटिव O P डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O नेगेटिव। इस तरीके का ये होता है पायरोफॉस्फेट, इसके साथ इसकी इंटरेक्शन की जाती है और ये पूरा जो बना देता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं TPP का स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो ये वाली रिंग है ये तो है थायमिन पिरिमिडिन की, सॉरी अमीनो पिरिमिडिन की है। ये जो ये वाली रिंग है ये है अमीनो पिरिमिडिन की, और ये वाली जो रिंग है ये है थाइजोल की। और ये जो दोनों हैं ये मिथाइलिन जो ब्रिज है उससे कनेक्ट हुई हुई हैं दोनों रिंग्स। और जो ये वाला हमारा जो पार्ट है ये है पायरोफॉस्फेट का, जो कि यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बन गया हमारा थायमिन पायरोफॉस्फेट। जो ये TPP है ये हमारी यूटिलिटी कहाँ पे शो करता है, जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाला जो स्टेप होता है जहाँ पायरुवेट को हम एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर चेंज करते हैं वहाँ पे TPP की रिक्वायरमेंट होती है। ये सभी कोएंजाइम्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम आते हैं जहाँ हमें दोबारा से देखना था कि कैसे एनर्जी बनती है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होती है। हमने बता दी थी कि ये कोई जो फूड प्रोडक्शन की जो होती है, एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, नॉन डिफ्यूजेबल फूड होता है, उसको डिफ्यूजेबल फूड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। ये सारा किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है।
फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, तो वहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो किस फॉर्म के अंदर मिलती है, हमें एटीपी के अंदर मिलती है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन। जो ये एटीपी के अंदर फॉर्म के अंदर जो हमें एनर्जी मिली है, ये स्टोर किस में होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। और जो ये स्टोर्ड एनर्जी है ये अलग अलग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको उनके लिए काम आती है। जब भी जहाँ भी एनर्जी चाहिए होती है, ये एटीपी जो होती है यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो और जगह पे जाके काम करती है। फिर हम देखते हैं कि जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये दो तरीके की होती है। एक यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, जो एटीपी होता है उसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हम पहले एनिमल्स के अंदर देखते हैं इसे और फिर प्लांट्स के अंदर देखेंगे। एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो ये एक वो फिजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उनके अंदर। जैसे कि हम क्या लेते हैं, O2 हम लेते हैं, लंग्स क्या हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। फिर हम CO2 बाहर छोड़ देते हैं, लंग्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से तो चलते हैं एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस। फिर हम देखते हैं ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच exchange of gases is seen through stomata which is present on the upper surface of the leaf and the external environment। यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू होती है ये वाली प्रोसेस में। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, जिसे हम फिर लेते हैं। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं जिससे हमारा क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर जाके। अब हम देखते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। ये क्या होती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये क्या होती है, ये सेल के अंदर होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाहर हो रही थी जब हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म और उसके बीच में एक्सचेंज हो रही थी गैसेस, लेकिन ये क्या होती है, ये सेल के अंदर होती है और क्या करती है, फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है जिससे हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। दूसरे अगर शब्दों में कहें तो ये क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हमें एनर्जी मिल जाती है। अभी ये जो प्रोसेस हमने देखी है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये अलग अलग एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ही होती है। तो इस तरीके जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये हमें काम आती है, पूरी हमारी एनर्जी बनती है किस तरीके से, अलग अलग स्टेप्स के अंदर बनती है उनमें। और जो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये दो तरीके से चलती है, मतलब डिपेंड करती है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम कह देते हैं एरोबिक प्रोसेस, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो उसे हम कह देते हैं एनारोबिक प्रोसेस। जो एरोबिक प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि जो एनारोबिक होता है उसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि जो एरोबिक होती है वो जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होती है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। जो एनारोबिक होती है वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जैसे फंगी, बैक्टीरिया एट्सेट्रा, इनके अंदर चलती रहती है। फिर क्या होता है कि जैसे जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो जो एरोबिक प्रोसेस है वो चलती है यूकारियोट्स के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चलती है प्रोकारियोट्स के अंदर, जबकि जो एनारोबिक प्रोसेस है वो चलती है साइटोप्लाज्म के अंदर ही बस। अभी देखते हैं हम कि जो एरोबिक के अंदर हो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज लिया, वहाँ से ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है ही, तो प्लस O2 हो जाएगा, और वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से हमें 38 ATP एनर्जी मिलती है। और जो एनारोबिक के अंदर ये किस तरीके से प्रोसेस चलती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन ईस्ट के अंदर तो होता है कि इथाइल अल्कोहल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और 2 ATP हमें एनर्जी मिलती है। और अगर मसल्स के अंदर देखें तो जो ग्लूकोज होता है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर और ATP के अंदर। जब हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है, हमें सफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और सफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस वजह से हमारी बॉडी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तभी ये एनारोबिक प्रोसेस चलती है। और हमें जो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर ये बन जाता है उस टाइम पे, और जैसे ही हम रेस्ट वगैरह करते हैं हमें ऑक्सीजन वापस से प्रॉपर अमाउंट में मिलती है तो एरोबिक प्रोसेस वापस से चलने लग जाती है। इस तरीके से हमने देखी कि रेस्पिरेशन के कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन है या नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस जिसमें एनारोबिक और एरोबिक दोनों के अंदर ही चलती हैं, जैसे एनारोबिक और एरोबिक के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों में ही चलती है। दूसरी हम देखें कि जो ये क्या होते हैं, कैरियर्स जो होते हैं जितने भी कोएंजाइम्स या एंजाइम्स होते हैं ये दोनों के अंदर ही पार्ट्स लेते हैं। और आखिरी जो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं ये दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो हमने ATP का है
ये दोनों में ही बनते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर प्रेजेंट थी। अब हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर हमारी एनर्जी प्रिपेयर होती है। हमने बताया था कि जो क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनका क्या होता है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है ये क्या होता है, क्या हो सकते हैं यहाँ पे। जो फेवरेट सबस्ट्रेट होता है वो तो होता है ग्लूकोज, जो हम फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लाइकोलिसिस जो हमारी फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर जो हम लेके चलते हैं सबस्ट्रेट वो होता है ग्लूकोज। इसे फेवरेट सबस्ट्रेट बोला है क्योंकि अगर कोई और भी सबस्ट्रेट्स हम लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमने ले लिया तो सबसे पहले उसका ब्रेक डाउन भी ग्लूकोज के अंदर होगा, फिर वो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर जाएगा। और अगर हम देख लेते हैं कि अगर हम फैट्स को लेते हैं तो जो फैट्स हैं वो सबसे पहले ब्रेक होंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। जो फैटी एसिड्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और जो ग्लिसरॉल होगा वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब जो ये लास्ट में जो ये चीज़ें बनी हैं ये एंटर करेंगी रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर, डायरेक्टली नहीं करेंगी, ये इनडायरेक्टली करेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ग्लूकोज ही होगा, वहीं से स्टार्ट होगी। जो प्रोटीन्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होंगे अमीनो एसिड्स के अंदर, और जो अमीनो एसिड्स होंगे वो ब्रेक होंगे पायरुविक एसिड के अंदर। तो जो पायरुविक एसिड होगा फिर वो एंटर करेगा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके अंदर। तो हमने देख लिया कि क्या क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहली जो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस चलती है। सबसे पहले चलती है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी प्रोसेस फिर चलती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, देन चलती है क्रेब साइकिल। जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है उसे हम क्रेब साइकिल के अंदर ही काउंट करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये 4 प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू जब हम खाना खाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सभी प्रोसेसेस चलेंगे तब जाके लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस है। ये क्या होती है, ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है सबसे पहले तो, और दूसरा हम इसे EMP पाथवे भी कहते हैं जो कि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है। तीसरा, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, हमेशा ये जो प्रोसेस है ये एनारोबिक ही होगी। और यहाँ हम क्या देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस जो है इसके अंदर 3 मेन प्रोसेसेस होंगी जो 10 मिनी स्टेप्स के अंदर चलेंगे। वो 3 मेन प्रोसेसेस कौन सी होंगी। सबसे पहले होगी फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होगा उसको फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना। जो दूसरी प्रोसेस होगी वो होगी स्प्लिटिंग, जो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना है इसकी स्प्लिटिंग होकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। और जो तीसरी स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ क्या होगा, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसको पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये 3 प्रोसेसेस हैं जो 10 मिनी स्टेप्स के अंदर चलती हैं। अब हम उन 10 मिनी स्टेप्स को देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स कैसे यूज़ हो रहे हैं इन प्रोसेस को करने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोज। वो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ग्लूकोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से, और यहाँ पे एक कोफैक्टर यूज़ होगा। उस कोफैक्टर कौन सा होगा, Mg आयन यहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ क्या होते हैं कि एक ATP एनर्जी जो होती है यहाँ पे यूज़ की जाती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। फिर जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेस, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये आइसोमर्स होते हैं आपस में, ये जो एंजाइम है ये यहाँ पे यूज़ होगा। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम, और यहाँ पे कोफैक्टर यूज़ होगा मैग्नीशियम आयन। इस प्रोसेस के अंदर भी एक ATP एनर्जी यूटिलाइज की जाती है और वहाँ बन जाता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है स्प्लिटिंग की प्रोसेस, जहाँ पे एल्डोलिस एंजाइम यूज़ होगा और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब जो ये दोनों जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ही इन प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेस एंजाइम। तो अभी क्या हो गया था, पहले डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के एक एक मोल बने थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो ये डाईहाइड्रोक्सी वाला भी था ये भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है एंजाइम की हेल्प से। तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन चुके हैं। अब इसके बाद प्रोसेस चलेगी जिसके अंदर ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरेट के अंदर
इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेस। ये जो एंजाइम है ये यहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ पे क्या होता है, इस वाले प्रोसेस में NAD जो पॉजिटिव होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में। यहाँ पे हमें 2 NADH मिलते हैं। फिर इससे नेक्स्ट प्रोसेस होगी 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा 3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। और यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है इस वाले प्रोसेस के अंदर। फिर ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट था ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ये एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है और कन्वर्ट कर देगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेस। और इस प्रोसेस के अंदर वाटर बाहर निकलता है। ये लास्ट सेकेंड स्टेप होते हैं और इस स्टेप के अंदर वाटर बाहर निकलता है। इसके बाद जो हमने बना लिया फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेस। और इस स्टेप के अंदर भी 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर टोटल कितनी ATP हमें एनर्जी मिली है। हम देखते हैं कि 2 ATP एनर्जी तो निकली थी एक स्टेप के अंदर, जहाँ से NADH निकला था उससे नेक्स्ट स्टेप में 2 ATP निकली थी और लास्ट स्टेप के अंदर 2 ATP निकली है, मतलब 4 ATP एनर्जी यहाँ से निकली है। और 2 ATP एनर्जी हमें याद हो तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप के अंदर हमने यूटिलाइज कर ली थी, जहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर चेंज हुआ था और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हुआ था। वहाँ पे 2 ATP यूज़ हो गई थी। तो टोटल यहाँ से बची कितनी, 4 हमें मिली थी ATP और 2 रिलीज़ हो गई है, तो 2 ATP एनर्जी हमारे पास बच गई है। दूसरा हमारे पास 2 NADH भी हमें मिले थे, जिसे जो डायरेक्ट एनर्जी नहीं है कि ATP में कन्वर्ट हो गई, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो स्टेप होता है उसके बाद ATP के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो 2 NADH होते हैं वो इक्वल टू 6 ATP होते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 8 ATP एनर्जी रिलीज़ हुई है। अभी जो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है ये क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है। और हम देखें जब हमारे पास 2 मोल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गए थे तो लास्ट में जो हमें पायरुवेट मिला था वो भी 2 मोल था, 2 मोल पायरुवेट हमें वहाँ से मिल गया था। अब इसके बाद जो स्टेप शुरू होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस स्टेप को हम क्रेब्स साइकिल के अंदर ही ले लेते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर उसका नाम रखा गया था और उस साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि उसके अंदर, या फिर सिट्रेट साइकिल भी कह देते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर फर्स्ट जो फॉर्मेशन होती है उसमें साइक्लाइजेशन में जब हम देखते हैं तो वो सिट्रेट की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से चलती है ये प्रोसेस। सबसे पहले जो 2 मोल ऑफ पायरुवेट थे वो कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। जो पायरुवेट था वो 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, वो होते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, TPP, लाइपोइक एसिड, और एक कोफैक्टर यूज़ होता है जो यहाँ पे है मैग्नीशियम आयन। और यहाँ से 2 NADH रिलीज़ होते हैं। ये पहला स्टेप था और यहाँ से 2 NADH रिलीज़ हो जाते हैं। अब जो हमने बना दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है हमारे पास, अब उसके अंदर उसको हम ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंडेंसेशन प्रोसेस शो करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। इसके अंदर इसकी जब करवा देंगे हम कंडेंसेशन तो हमें मिलेगा सिट्रेट, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड था और जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, तो हमें सिट्रेट मिल गया है जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कोएंजाइम जिसे हम कहते हैं एकोनिटेज और वहाँ हमारा बन जाएगा सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट के अंदर हम फिर से एंजाइम डालेंगे एकोनिटेज और इसकी हेल्प से यहाँ पे हमें मिल जाएगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट हमें मिल गया है। आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ सिस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की वजह से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होता है इस स्टेप के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और 2 NADH यहाँ से निकलते हैं। और ये जो प्रोसेस है सबसे पहले क्या होता है कि जो आइसोसिट्रेट है
वो कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो सक्सिनाइल के अंदर, जहाँ से क्या होता है NADH हमें मिलते हैं। फिर जो ऑक्जेलो सक्सिनाइल है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर, जहाँ से CO2 पास होते हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। अब हम देखते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक जो एसिड है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को एंजाइम A इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेस। इसके प्रेजेंस के अंदर ये इसमें कन्वर्ट होता है और इस स्टेप के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और 2 NADH यहाँ से रिलीज होते हैं। अभी तक हम देखें तो क्या क्या रिलीज हो चुका है। सबसे पहला जो स्टेप था उसके अंदर 2 NADH रिलीज हुए थे। फिर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक वाले में 2 NADH रिलीज हुए थे और अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी 2 NADH रिलीज हुए थे। इसके बाद जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है ये कन्वर्ट होगा सक्सिनेट के अंदर और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेज ये जो कोएंजाइम है वो यहाँ पे यूज़ होगा और इस स्टेप के अंदर 2 GTP जो कि डायरेक्ट एनर्जी है यहाँ से रिलीज होंगे 2 GTP। अब जो सक्सिनेट बन चुका है वो कन्वर्ट होगा फिनरेट के अंदर और यहाँ से हमारे पास निकलेंगे 2FADH2। फिनरेट कन्वर्ट होगा माल्टेस के अंदर और जो माल्टोस है वो कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। और जो ये लास्ट वाला स्टेप था इसके अंदर भी क्या होगा 2 NADH यहाँ से निकलेंगे और ये फिर से ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। वो ऑक्जेलो एसीटेट फिर से एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ कंडेंसेशन शो करेगा, फिर से ट्रेट बनेगा। ये साइकिल इसी तरीके से रिपीट होती रहेगी। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरी क्रेब्स साइकिल थी इसके अंदर कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। सबसे पहले 2 NADH फर्स्ट स्टेप में, फिर आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर भी 2 NADH रिलीज हुए, तो 6 तो NADH यहाँ से रिलीज हो गए। फिर हमने देखा कि 2 GTP भी यहाँ से रिलीज हुए थे और 2 FADH2 रिलीज हुए हैं। तो कंप्लीटली देखें तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एनर्जी है वो तो बस है GTP वाली, दो GTP हमें मिले हैं जो कि डायरेक्टली 2 ATP के बराबर यहाँ पे होंगे। और उसके बाद जो FADH2 2 निकले हैं और 6 NADH जो हमारे यहाँ से निकले हैं, ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, ये इनडायरेक्ट एनर्जी है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो स्टेप चलेगा उसके अंदर जो ये है एनर्जी कन्वर्ट होगी ATP के अंदर। तो अभी हम अगला जो स्टेप देखेंगे वो यही देखेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से पहले हमारा एक टॉपिक रह गया जो कि था फेट ऑफ पायरुविक एसिड या फिर फेट ऑफ पायरुवेट। इसमें क्या होता है कि एक फेट कौन कौन से होते हैं, एरोबिक या एनएरोबिक। जो एरोबिक होती है अगर ऑक्सीजन है वहाँ पे, तो ये जो हमने अभी क्रेब साइकिल जो ये प्रोसेस चलाई, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन चलाई, ये प्रोसेसेस चलती हैं वहाँ पे। जो क्रेब साइकिल जो है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, वहाँ ये प्रोसेस चलती है। और अगर एनारोबिक है तो एनारोबिक के अंदर कौन सी प्रोसेस चलती है, फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस चलती है, जो कि 2 टाइप की हो सकती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक फर्मेंटेशन। जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होती है फिर वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, हेट्रो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या होमो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर हेट्रो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो उसका मतलब क्या है कि एल्कोहल तो वहाँ से रिलीज़ होगा ही होगा, लेकिन कोई और साइड प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे। अगर होमो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो वहाँ पे सिर्फ एल्कोहल प्रोडक्ट निकलेगा हमारा। इसी तरीके से जो लैक्टिक फर्मेंटेशन था वहाँ पे भी एक हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है और एक होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। हेट्रो वही है कि लैक्टिक एसिड के साथ कोई साइड प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, और होमो है अगर तो सिर्फ लैक्टिक एसिड वहाँ से निकलेगा। तो ये जो चीज़ थी ये हो गई है। फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो हमारा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नॉर्मली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है कि जो भी हमने देखे थे NADH FADH2, इनका होता है ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीडेशन होता है और इनके ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो हैं ये ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन यहाँ पे होती है। जब NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जब उन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होता है तो उस टाइम पे हमें ATP जनरेट हो जाते हैं, मतलब ATP की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल जाती है। जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं लास्ट स्टेप के, इस प्रोसेस में लास्ट स्टेप के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें ऑक्सीजन ले लेता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स और वाटर निकाल देता है, यहाँ से वाटर बन जाता है। इन तीनों के हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन है और प्रोटॉन है, वहाँ से हमारा वाटर बन जाता है। अब जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो ये प्रोसेस है ये चलती है इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चलती है। और जो हमें पता है ये जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं ये किस चीज़ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की।
मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं। तो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, एक तो होता है पोलर हेड और दूसरा होता है जो बाइलेयर बोल रखी है, एक होता है फिर नॉन पोलर टेल। और जो इनके बीच में क्या प्रेजेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरीके के और अलग अलग मैनर में अरेंज होते हैं वो प्रोटीन्स इन लेयर्स के अंदर। अब हम देखते हैं जो प्रोटीन्स वन एंड से लेके सेकेंड एंड तक होते हैं इन बाइलेयर के अंदर, उन प्रोटीन्स को हम कह देते हैं टनल प्रोटीन्स। और दूसरे जो सिर्फ इनर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स उनके बाहर जो क्या है हेड्स हैं उनके ऊपर या साइड में कहीं होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो ये प्रोटीन्स अंदर प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करवाते हैं इधर से उधर, जैसे कि नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है एक के बाद दूसरे से, दूसरे के बाद तीसरे से, उसी तरीके से जो ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर, ये जब ऑक्सीडेशन होता है NADH या FADH2 का और वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ते हैं फिर ये प्रोटीन्स और ये उन प्रोटीन्स को ऊपर तक पहुंचाते हैं। जो ये बाइलेयर्स के ऊपर हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं उनमें। अभी हमारे पास होते हैं 5 कॉम्प्लेक्सेस जिनके थ्रू इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, जिनमें से 4 तो ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और 5th ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। अभी हम वन बाय वन इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम बोल देते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं यूबीक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, ये उसका नाम है। या फिर हम इसे कह सकते हैं क्विनोन कॉम्प्लेक्स या खाली क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, वो होगा NADH, FMN और 8 आयरन क्लस्टर्स। जो NADH होगा सबसे पहले उसका होगा ऑक्सीडेशन। NADH कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव के अंदर, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और H पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे। अब जो ये किस तरीके से अरेंज है ये प्रोटीन, सबसे नीचे जैसे कि FMN प्रेजेंट है, फिर 8 आयरन सल्फर क्लस्टर्स इस तरीके से प्रेजेंट है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो NADH से रिलीज़ हुए हैं उसके ऑक्सीडेशन के दौरान, सबसे पहले FMN के पास जाएंगे, फिर ये उसे और ऊपर भेजेगा आयरन क्लस्टर 1 के पास, फिर सेकंड के पास, फिर थर्ड के पास। इस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा और लास्ट में सबसे ऊपर बैठा होगा वहाँ पे क्विनोन, जो हमने कोएंजाइम क्विनोन ले रखा है, लास्ट में वो बैठा होगा और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें वो पकड़ लेगा। और जो प्रोटॉन्स यहाँ से रिलीज़ हुए थे वो 2 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और जो क्विनोन है, ये सभी कुछ लेके वो बना लेगा क्विनोन हाइड्राइड। और क्विनोन हाइड्राइड, जो क्विनोन हाइड्राइड है यहाँ पे, वो क्या है, एक मोबाइल प्रोटीन है। ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2, जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, उसके अंदर क्या होता है FADH2 होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे FADH2 है, उसका ऑक्सीडेशन होकर FADH बना और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ और प्रोटॉन हमें मिला है। उसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर आयरन क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो FADH से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं उन्हें ये आयरन क्लस्टर्स लेंगे और एक के बाद दूसरे को ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे और ट्रांसफ़र करके लास्ट में सबसे ऊपर बैठा होगा जो इनके ऊपर होता है ये कोएंजाइम Q, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और प्रोटॉन की प्रेजेंस में क्विनोन हाइड्राइड बना लेगा फिर से। और ये हमने जैसे बताया था कि मोबाइल प्रोटीन है ये एक। अब तीसरा प्रोटीन है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3, जिसको हम साइटोक्रोम C रिडक्टेस भी बोलते हैं, साइटोक्रोम C रिडक्टेस। इसके अंदर क्या होता है, जो भी ये क्विनोन हाइड्राइड हमने बनाए थे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 में बने थे और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 में बने थे, ये सभी सीधे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 के पास आएंगे। और जैसे कि ये मोबाइल प्रोटीन था ये इसके पास आ जाएंगे और फिर क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा वापस से, मतलब क्विनोन हाइड्राइड से वापस से प्रोटॉन क्विनोन और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा जो क्या है साइटोक्रोम B है, वो लेगा जो ऑक्सीडेटिव स्टेट में है, वो लेगा और रिड्यूस हो जाएगा। वो रिड्यूस होके वो वापस से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा और वो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस से निकले हैं इन्हें लेगा साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 लेके इन इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस हो जाएगा और जैसे ही वो रिड्यूस हुआ कुछ देर बाद वो वापस इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं यहाँ से, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, साइटोक्रोम C। जो साइटोक्रोम C है वो एक मोबाइल प्रोटीन ही है, वो साइटोक्रोम C इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और वो इन्हें पहुंचा देगा सीधे ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स का आगे यूज़ होगा। अब जो 4th कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम A एंड A3।
इसके अंदर क्या होता है कि जो साइटोक्रोम सी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लेके आया था, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम ए ले लेगा और रिड्यूस हो जाएगा। फिर जो रिड्यूस्ड ये साइटोक्रोम ए है, ये वापस से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगा और वापस से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्हें साइटोक्रोम ए3 ले लेगा और वो लेके रिड्यूस हो जाएगा। कुछ देर बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से रिलीज़ हो जाएंगे और वो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा ए3। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, और वहाँ से वो बना लेगा वाटर। ये जो ऑक्सीजन है, इसीलिए इसे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला गया है, क्योंकि लास्ट स्टेप है ये, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है और इन्हें ऑक्सीजन ने ले लिया है। जो फर्स्ट टू 4 पहले से 4 तक जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है बस। इसके बाद और कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुए, क्योंकि ये फाइनल एक्सेप्टर था ऑक्सीजन, जिसने ले लिया और वाटर की प्रिपरेशन कर दी है। अब है हमारा फिफ्थ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेस या फिर ऑक्सीसोम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं 3 पार्ट। सबसे नीचे गोल होता है बिल्कुल हेड, फिर उसकी गर्दन जैसा कुछ होता है, उसे बोलते हैं हम स्टोक, और फिर उससे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में उसके ऊपर होता है, उसे हम बोलते हैं बेस। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन्स का ट्रांसफ़र होता है, हाइड्रोजन्स का यहाँ से होता है ट्रांसफ़र। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन्स यहाँ से गए हैं वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाते हैं, रिलीजिंग एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हुई है, वो एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ हो जाती है, जो हाइड्रोजन्स है उन्हें पंप आउट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है हाइड्रोजन H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। उस वजह से जो ये हाइड्रोजन्स हैं, इनको पंप आउट कर दिया जाता है, कहाँ से, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन की तरफ पंप आउट कर दिया जाता है। तो जो NADH को जब हम देखते हैं, तो जो सबसे पहले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था, उस जगह पे 4H पॉजिटिव आयंस बने थे, पंप आउट हुए हैं 4H पॉजिटिव आयंस। और जो थर्ड और फोर्थ जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे भी NADH की वजह से 4 हाइड्रोजन आयन जो हुए हैं, पंप आउट हुए हैं। जो FADH था, जो NADH तो हमने देख लिया कितने हुए, 4 तो पहले में हुए थे और तीसरे और चौथे के अंदर भी 4 हुए थे, तो 12H पॉजिटिव आयंस यहाँ से पंप आउट हो चुके हैं। जो FADH2 है वो सेकंड स्टेप के अंदर जाता है, मतलब जो सेकंड कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर, लेकिन ये कोई भी H पॉजिटिव यहाँ से पंप आउट नहीं करता है। जबकि थर्ड और फोर्थ स्टेप के अंदर यहाँ भी सेम ही होता है, 4 H पॉजिटिव जाते हैं। तो यहाँ टोटल कितने H पॉजिटिव हुए, 8H पॉजिटिव। जैसे कि वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया था या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से, तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी H पॉजिटिव्स गए थे, वो वापस से मैट्रिक्स के अंदर आएंगे, और जब वो आएंगे तो 4 जो H पॉजिटिव आयन हैं वो एक ATP एनर्जी बना रहे थे। तो NADH के पास कितने थे, 12 H पॉजिटिव आयंस थे, तो वो टोटल कितनी, 3 ATP एनर्जी वो वहाँ से बनाएंगे। और जो FADH2 था, उसने 8 H पॉजिटिव आयंस उसके पास थे, तो उसने कितने बनाए, उसने 2 ATP बनाए। इस तरीके से हमें पता चला था जो एक NADH है उसके अंदर 3 ATP एनर्जी होती है, और जो एक FADH2 होती है उसके अंदर 2 ATP एनर्जी होती है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेंज की और केमी ऑस्मोसिस की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ ए मेटाबॉलिक पाथवे present in the inner membrane of the mitochondria through which electrons from NADH FADH2 pass from one protein complex carrier to another carrier in the in presence of a series of redox reactions, which in the end of the chain the electrons are taken up by oxygen in the presence of proton to form water. फिर हम देखते हैं केमी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is captured by the proton gradient and then which is used to make the ATP। इस तरीके से हमने कौन कौन से स्टेप्स देखे हैं, हम एक बार उन कंक्लूजन करते हैं, मतलब लास्ट में समराइज़ करते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रोसेस किस तरीके से देखी। सबसे पहले हमने प्रोसेस देखी थी ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी, जिसके अंदर 3 प्रोसेसेस चल रही थी, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, देन स्प्लिटिंग, देन ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेस। और वहाँ से जो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, वो 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो रहा था, पायरुवेट के अंदर। और पायरुवेट क्या था, एक 2 मोल्स यहाँ पे पायरुवेट के बन रहे थे। सेकंड जो स्टेप थी वो क्या थी, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो पायरुवेट था वो किसके अंदर चेंज हो रहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर CO2 तो बाहर निकल रहा था, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर
कन्वर्ट हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। और यहाँ पे फिर हमने क्या देखा था, फेट ऑफ पायरुवेट देखी थी कि एरोबिक है या एनारोबिक है। अगर एरोबिक है तो फिर क्रेब साइकिल चल रही थी, एनारोबिक था तो फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रही थी। क्रेब साइकिल के अंदर हमने क्या देखा कि सबसे पहले पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गया था, फिर उसने ऑक्जेलेटो एसीटेट के साथ कंडेंसेशन करके सिट्रेट बना लिया था। और यहाँ पे फिर से सिट्रेट किसके अंदर चेंज हो रहा था, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर, जो का एक चेन की तरीके से हो रहा था। ये चेन इसी तरीके से रिपीट हो रही थी बार बार। और लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो NADH और FADH की फॉर्म में जो भी एनर्जीज हमें मिल रही थी उसे हमें ATP के अंदर चेंज करना था। वो किस प्रोसेस से हमने किया था, वो हमने किया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा। अभी हम देखते हैं कि टोटल हमें कितनी ATP एनर्जी मिली है इसके अंदर, इस पूरी प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 ATP एनर्जी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान हमें मिली थी और 2 NADH एनर्जी वहाँ मिली थी, तो टोटल 8 ATP एनर्जी हमें वहाँ पे मिल गई थी। और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें कितनी मिली थी। जब हमने क्रेब साइकिल चलाई 2 NADH तो बिल्कुल शुरू में निकली थी, कहाँ पे, जब हमने पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर चेंज किया था। फिर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट के पास 2 निकली थी, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में 2 निकली थी, और जो माल्टेज से हम ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कर रहे थे 2 वहाँ से निकली थी। तो टोटल यहाँ से कितनी निकली, 8 NADH यहाँ से निकल गई थी। तो 8 NADH को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ATP यहाँ से निकल गई, 24 ATP। और 2 FADH यहाँ से निकली थी तो वो 4 ATP हो गई। 24 ATP तो सीधे हमारी 8 NADH से हो गई थी। और 8 ATP हमें कहाँ से मिल गई थी, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से मिल गई थी, कितनी 32 ATP हो चुकी है। और फिर जो FADH2 थी 4 हमें वहाँ से ATP मिले हैं, तो कितने हो गई 36 ATP हो गई है। और 2 ATP एनर्जी हमें कहाँ से मिली थी, जहाँ पे 2 GTP रिलीज़ हुए थे क्रेब साइकिल के अंदर। तो टोटल हमें यहाँ पे जो एनर्जी मिली है वो 38 ATP एनर्जी मिली है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थी वो तो चल रही थी साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो क्रेब साइकिल थी वो चल रही थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र करने में जो एनर्जी, कुछ एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र करने में यूटिलाइज हो गई थी, वो एनर्जी कितनी थी, वो 2 ATP की एनर्जी थी जो यहाँ पे यूटिलाइज हो गई थी। तो 38 ATP हमारी टोटल इस प्रोसेस के अंदर निकली थी, लेकिन 2 ATP यहाँ पे यूटिलाइज भी हो गई है। तो हमारे पास कितनी ATP बची, 36 ATP एनर्जी हमारे पास मिली है, जो हम जब खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो नॉर्मली हमें इसमें एरोबिक प्रोसेस में देखते हैं तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी मिलती है। ये वही 38 जो ATP एनर्जी थी 2 यूज़ हो गई, 36 ATP एनर्जी मिल जाती है। तो ये था जो हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती कैसे है। इतने सारे जो मिनी स्टेप्स थे, अलग अलग प्रोसेसेस थी, और लास्ट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से जो हमने ATP के अंदर चेंज किया, इन सभी से हमें लास्ट में मिली है एनर्जी। सो थैंक यू सो मच।